गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंदर हमने जो पिछले कुछ पार्ट्स हैं उसमें पढ़ा था कि भाई ये उद्योगों की जो क्रांति है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, किस देश से इसकी शुरुआत हुई और क्या कारण थे कि वहाँ पे ये इतनी तेजी से उद्योग और व्यापार वगैरह फैले। फिर उसके बाद उनके व्यापार, वित्त, ठीक है, उनके उद्योग, इनकी सारी स्थितियाँ हमने पढ़ी। फिर उसके बाद लोहा और जो कोयला उद्योग है उसके बारे में हमने देखा। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारा है कपास की कताई और बुनाई। अब इसमें जो हमारा देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज जो हैं वो क्या थे, जो आर्थिक दृष्टि से जो गरीब थे, जो देश थे, उनमें जाकर के वो अपने व्यापार और अपनी छोटी छोटी कॉलोनियां उन्होंने बसा दी थी और वहां से वो व्यापार करते थे और वहां की जो खनिज संपदा है या फिर वहां की जो और भी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उनको लूट करके वो यहाँ से ले गए थे अपने देश में। तो उसी में से जो कपास है जो हमारे यहाँ किसान उगाते थे, ठीक है, उनको वो यहाँ से लूट करके ले जाने लग गए। अब कपास की कटाई करते थे और उनकी बुनाई करते थे। ये कपड़ा इतना सॉफ्ट होता था, सूती कपड़ा है, पहनने में अच्छा होता था, तो उनको अच्छा लगने लगा। वहां पे क्या था, गर्म कपड़े थे, ऊनी कपड़े थे, ठीक है, उन्हीं से वो कपड़े पहनते थे। लेकिन जब ये कपास की जब ये सूती वस्त्र जब वहां से गए तो उन्होंने जो सूती वस्त्र जो है इन्होंने इनके बहुत बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, वहां कपड़े बनाने लग गए। तो इसमें और क्या डिटेल है वो इसमें हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति कुछ विशेष परिस्थितियों में हुई, यानी कुछ स्पेशल रीजन थे कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उनकी वो किस लिए बढ़ी। ध्यान रहे, या आकर्षक सूती कपड़ा कभी नहीं बनता था। हमारे यहाँ पर जो कपड़े बनाए जाते थे उनमें आकर्षक कपड़ा नहीं बनता था। कहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं, इंग्लैंड की बात है यहाँ पे, कि ध्यान रहे आकर्षक सूती कपड़ा कभी नहीं बनता था। यहाँ सदा से ऊन व सन से लिनन कपड़ा बनाया जाता था और सूती वस्त्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारत से लेकर जाते थे। यानी भारत से ये जब व्यापारी जब जाते थे यहाँ से, तो जो सूती वस्त्र है वो यहाँ से लेके जाते थे और जो ब्रिटेन के अंदर वह ऊन और सन से लिनन कपड़े बनाते थे। वो ब्रिटेन के निर्माता भारतीय कपड़ों से ईर्ष्या रखने लगे क्योंकि इसकी मांग वहां बहुत बढ़ रही थी। भारतीय जो कपड़े थे, सूती वस्त्र जो उद्योग थे, उन जो व्यापारी यहाँ से लेके जाते थे हमारे यहाँ से, तो जब वहां के लोगों ने इन्होंने पहना, जब देखा कि ये शरीर के लिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, सूती वस्त्र तो बहुत ही बढ़िया है, तो उनके जो लोग थे वो इसकी डिमांड ज्यादा करने लग गए। इससे क्या होगा, जो व्यापारी थे वो ईर्ष्या करने लग गए। रॉबिन्स क्रूसो नामक उपन्यास का लेखक भी यह शिकायत करता है कि भारतीय वस्त्र उनके शयन कक्ष में घुस आए हैं। इतना ही नहीं, इस भारतीय माल के बदले में सोना चांदी देना ब्रिटेन के लोगों को अखरता था। यानी जब भारत से यहाँ कपड़े लेके जाते थे तो बदले में सोना चांदी वहां से मिलता था। तो उन्होंने कहा था कि यार ऐसे क्या है, लोग बाग जब खरीदते थे कपड़े तो वो उनके लिए मतलब सोना चांदी देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनको वो कपड़े बहुत पसंद थे। पैसों की कमी थी नहीं, हर आदमी अपने खुद से उद्योग धंधे लगा सकता था, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए थे लोग, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो उन्होंने जब भारतीय कपड़ा देखा, जो चीज उनको पसंद आ गई, जो पुरानी जो ऊन और सन से जो कपड़े वो पहन रहे थे, लिनन जो कपड़े वो पहन रहे थे, उनसे वो ऊब चुके थे। जब सूती वस्त्र जब उन्होंने पहने तो वो सोना चांदी देने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए वो ईर्ष्या करने लग गए कि यार इनके कपड़ों के बदले में हमें सोना चांदी देना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या है इनमें खासियत। अब इसलिए वहां निर्माता सूती वस्त्र बनाकर सूती वस्त्रों की इस बढ़ी हुई मांग से अत्यधिक लाभ कमाना चाहते थे। यानी वहां के जो निर्माता थे, जो उद्योग धंधे लगाने वाले जो बिजनेसमैन थे, वो सोच रहे थे कि भाई सूती वस्त्र जो हैं वो ज्यादा बनाए, ज्यादा पैसे कमाए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज व्यापारी यहाँ से कच्ची कपास भी ले जाने लगे और ब्रिटेन में इस कपास को कात बुनकर कपड़ा बनाया जाने लगा। लेकिन मांग की तुलना में उत्पादन बहुत कम था। परंपरागत औजारों से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में कताई और बुनाई के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया जाने लगा। नई तकनीक विकसित करने की इस प्रक्रिया ने वस्तुतः वस्त्र उद्योग में क्रांति ला दी। फलतः कपड़ा आयातक देश ब्रिटेन विश्व के कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। इस परिवर्तन का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। यानी जो परंपरागत जो सिस्टम था, जो हाथ से किस प्रकार से, जैसे मान लो चरखा है या फिर और ये चीजें हैं, इनसे हाथ से जो कपड़ा बनता था, तो उससे जो पूरे इंग्लैंड के अंदर जब इतनी जबरदस्त इसमें डिमांड थी तो उस डिमांड की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। तो उस डिमांड, जो उस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई इस कपड़े को बनाने के लिए हमें मतलब ऐसी मशीनरी का विकास करना चाहिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी के कारण ही उन्होंने क्या किया
कि इस क्षेत्र में कुछ मतलब आविष्कार किए, अच्छी प्रकार की मशीनें बना दी, और मशीनें बनाने के कारण वहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए। और उद्योग धंधे लगने के बाद जो इंग्लैंड सबसे ज्यादा आयातक था, यानी सूती वस्त्र की जो डिमांड थी, वो विश्व के कोने कोने में इन कपड़ों को पहुंचाने लग गया। यानी जो उनका समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था, जिन जिन क्षेत्रों से था, उन देशों में भी इसकी मांग बढ़ी। और जो सबसे बड़ा जो आयातक देश था, वो सूती वस्त्र उद्योग लगाने के बाद सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यात का मतलब यहाँ से माल भेजना, किसी चीज को बेच रहा है कोई आदमी, निर्यात कर रहा है। आयात मतलब मंगा रहा है, उसकी आपूर्ति हो रही है। तो पहले तो वो चीजें मंगाता था, लेकिन अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है कि उसको अपने देश के अंदर तो पूर्ति करने के बाद भी वो उसको निर्यात करने लगा। तो इसके लिए क्या था, क्या कारण था इसके परिवर्तन? सबसे पहले था फ्लाइंग शटल। सर्वप्रथम जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इस लकड़ी की मशीन से बुनाई में तेजी आई। अब एक बुनकर दुगना कपड़ा बुन सकता था। कपड़े की चौड़ाई भी अधिक हो गई थी, परंतु सूत की कताई बहुत धीमी थी। यानी इस फ्लाइंग शटल से क्या हुआ, कपड़ा तो तेजी से बन सकता था, लेकिन जो सूत की कताई थी वो काफी धीरे थी। फिर दूसरी आई स्पिनिंग जेनी। कताई की पहली हाथ से चलने वाली लकड़ी की मशीन को ब्लैकबर्ग ने कास्ट कर जेम्स हाबिसगर ने बनाया। इसका नाम स्पिनिंग जेनी या कतन जेनी था, जिसे एक हाथ से सूत 8 तार काते जा सकते थे। कताई के क्षेत्र में पुराने तरीकों से पहला सफलतापूर्ण सुधार था, परंतु इसे मजबूत व बारीक सूत नहीं काता जा सकता था। इससे में ये कमी रही। फिर उन्होंने और आविष्कार किया। तीसरा क्या किया, वाटर फ्रेम। इस बीच धागा काटने व कातने की एक अन्य मशीन रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई। इसे वाटर फ्रेम का नाम दिया गया। इससे मजबूत सूती धागा तैयार किया जाने लगा, और इससे पहले सूत में लिनन मिलाया जाता था। यह मशीन जल शक्ति से चलती थी, अतः इसे पानी के बहाव के पास कारखाने में लगाया गया था। इतिहासकार फिशर के अनुसार आर्कराइट के महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाने व्यवस्था को जन्म दिया। आर्कराइट की मशीन का विरोध हुआ, कारीगरों ने उसकी मशीनों को तोड़ा भी। यानी जो कारीगर जो थे, काम करने वाले थे, हाथ से काम करने वाले थे, उनका काम घट गया। घटने के कारण क्योंकि इन्होंने जहां नदी का जो बहाव होता है उस क्षेत्र में लगाई। भाव के कारण जो उसके पंखे हैं वो घूमते थे। पंखे घूमने के कारण जब मशीनरी घूमती थी, मशीनरी से सूत काता जाता था, और सूत काटने के कारण उनको आराम से इसमें सफलता मिल गई थी, और एक जबरदस्त इन्होंने कारखाना व्यवस्था को इन्होंने जन्म दे दिया था। ये कुछ सूती उत्पादन वस्त्र उद्योग हैं। इसके बाद जो अगली मशीन है वो है म्यूल। अब ये म्यूल क्या थी? सूत काटने की एक अन्य मशीन म्यूल का निर्माण सैमुअल कार्मटन ने किया। इसमें जेनी व वाटर फ्रेम की आवश्यक विशेषताओं को मिलाया गया। प्रारंभ में यह मशीन लकड़ी की थी तथा हाथ से चलाई जाती थी। 1792 ईस्वी में हेनरी स्टोन ने लोहे की म्यूल बनाई जो वाष्प शक्ति से चलाई गई। इससे सूत काटने की तकलियां भी बढ़ा दी, और इस मशीन से काटा गया सूत बारीक व मजबूत होता था। यानी ये कुछ अलग अलग प्रकार की जो मशीनें थी, जो वहां पर एक सूती वस्त्र जो उत्पादन था उसमें जबरदस्त विकास हुआ, जबरदस्त क्रांति आई। इसके कारण ये जो आयातक देश था वो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन पाया। इसके बाद जो कुछ मशीनें और हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अभी इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।